तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल भारत। और मध्यकाल भारत में जो भी कुछ है इसको बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इतिहास हज़ारों साल पहले, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कि क्या है इतिहास, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इतिहास को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकाल इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इतिहास हज़ारों साल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से इतिहास हज़ारों साल पहले के मानवों के विकास की यात्रा कहानी है। इतिहास की विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। आपने पिछली कक्षा में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा है, अर्थात आप जो अभी क्लास 7 में पढ़ रहे हो, क्लास 6 में आप लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ चुके हो। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिलेगी। ठीक है, अर्थात क्लास 8 में आपको क्या है, आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इस कक्षा में आप मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। और इस कक्षा में आप किसका करेंगे अध्ययन? मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो, आधुनिक भारत इतिहास, आधुनिक यहाँ से, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिलेगी। इस कक्षा में आप भारतीय मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। याद रखना, ये ठीक है, ये लगभग 1000 वर्षों का है। ठीक है, भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए जरूरी है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इतिहास जो है, इतिहास में बहुत सारा चेंजेस हुए हैं। हम लोग का आर्थिक रूप से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। उसके साथ हम लोग का और क्या चेंजेस हुए हैं? राजनीतिक चेंजेस हुए हैं, सामाजिक चेंजेस हुए हैं, है कि नहीं? बहुत सारा चेंजेस हुए हैं। उस चेंजेस को हम लोग का कहाँ से पता चलता है? इतिहास से पता चलता है। अब आगे की जानकारी लेते हैं। देखो, किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, प्राचीन भारत में मानचित्र का ज्ञान अविकसित था। व्यापार एवं समाज के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेत्ता को जाता है। मानचित्र के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीय की रुचि जगाई। अब देखो, क्या है कि भारत में पहले मानचित्र का उतना रुझान नहीं था, लेकिन अरब के भूगोलवेत्ता, मतलब अरब के जो जियोग्राफी के बारे में जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या किए, वही उन लोगों ने, वो आया और भारत के राजाओं को समझाया कि देखो, मानचित्र से आप कितना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो बस अब आगे की जानकारी देखते हैं कि क्या है। मानचित्र एक को देखिए। यह मानचित्र अरब के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व के मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। देखो, मतलब भारत जो एशिया एक महादेश है, और इस महादेश में क्या है, एशिया एक महादेश है, और एशिया महादेश में हम लोग का बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं।
तो बस ये जो नीचे का क्षेत्र है तो इसको नीचे के भारत के साथ जो आगे पाकिस्तान था, इसके साथ बांग्लादेश था, श्रीलंका था, नेपाल था, म्यांमार था, ये जो भी देश था इसको ही एक प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मतलब लेकिन अभी तो भारतीय उपमहाद्वीप सिर्फ भारत है ना। तो आगे के ज़माने में जब देश अलग नहीं हुआ था तो इस टाइप का भारतीय उपमहाद्वीप कहा जा सकता था उसको। तो देखो मानचित्र के हाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो 1154 में, याद रखना ये लाइन इम्पोर्टेंट है, अल इद्रिसी ने 1154 में बनाए गए विश्व मानचित्र। तो देखो कौन बनाया था, अरब के भूगोलवेत्ता था, वो अरब के भूगोलवेत्ता था, और अल इद्रिसी के द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत के इलाका, वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है। अब मानचित्र 2 का आकलन कीजिए। यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार देखो फ्रांस के मानचित्रकार क्या नाम है इसका, गिलॉम द लिसले द्वारा 1720, देखो 1154, यहाँ से फ़ोटो खींचा रहा है, देखो ध्यान से देखना कि ये सॉरी गलती हो गया मुझसे, ये देखो 1720 दिख रहा है आप, ठीक है, और ये 1154, तो कितना लगभग देखो इधर 1154 को अगर मैं 1200 साल के लगभग करीब मान लूँ, और इधर 1800 मतलब 1700 मान लूँ लगभग, इधर 1100, ये 1200, 12 5 17 मतलब लगभग 500 साल से ज़्यादा, ठीक है, लग गया दूसरे मानचित्र की जानकारी, मतलब विशेष रूप से। ऐसा तो बहुत सारा मानचित्र बना होगा इन बिटवीन। तो देखो यह मानचित्र फ्रांस के गिलम द लिसले द्वारा 1720 में बनाए गए विश्व के नक्शे में लिया गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन मानचित्र में काफ़ी अंतर है। अब देखते हैं दोनों मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को। तो ये है मानचित्र 1, ठीक है, ये है मानचित्र 1। तो थोड़ा समझते हैं कि मानचित्र 1 में क्या चेंजेस है। देखो कुछ समझ में आ रहा है मानचित्र, ठीक है, और देखो और मानचित्र 2, तो देखो मानचित्र 2 में थोड़ा भारत का मैप जैसा समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रेजेंट टाइम में देखो ये 18वीं सदी में बनाया गया था, इसी कारण इसको थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या अरेबिक्स थे, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत है बनाया था सही, लेकिन हम लोग को उतना खास पता नहीं चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखो इसका कारण यह है कि दोनों मानचित्र मतलब दोनों चित्र को बनाए जाने की काल विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, क्योंकि 500 साल से ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए सूचनाएं भी समय के साथ विकसित होता है। आप मान के चलो आज से लगभग 20 साल पहले क्या मोबाइल का ज़माना था? नहीं था। लेकिन आज अभी जो 20 साल बाद है, आप सोच नहीं सकते मोबाइल से ऐसा हो नहीं सकता। एवरीथिंग वी कैन डू थ्रू मोबाइल। ओके, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि साल मतलब जो कितना तेज़ी से बदल रहा है। पहले कंप्यूटर कितना बड़ा बड़ा एकदम डब्बा जैसा था, अभी कंप्यूटर क्या मोबाइल ही तो कंप्यूटर है एक प्रकार से। तो इतना सारा चेंजेस हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। प्लेन वगैरह में भी काफ़ी चेंजेस हो रहा है। तो इसका मतलब तकनीकी विकास का एरा जो है काफ़ी जल्दी हो रहा है।
तो 500 साल में इस तरह से देखो कितना कुछ विकास हो जाता है ना। आप सोच नहीं सकते हो। इसी कारण यह है कि दोनों चित्र में बनाए जाने की कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है। तो मतलब चित्र 2 काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर भी बताया गया चित्र 1 में उतना खास मेल नहीं है। अब देखो ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है, तो मानचित्र या नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए मानचित्रकार किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप यू कैन से, है ना। इस कला को मानचित्रांकन या मानचित्रकारी और कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। तो बेसिकली मानचित्रकारी भी इस मतलब कला को हम लोग कहते हैं। एक सिंपल सा बात है। देखो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एक प्रकार से मतलब मैं कहना चाहूँगा, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कौन बनाया है? ये बनाया है, देखो ये देखो यहाँ पर देखो, अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। हाँ अच्छा, ओ मतलब क्या है कि अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे में एक हिस्सा जिसमें भारतीय महाद्वीप को दिखाया गया, मतलब ये भारतीय महाद्वीप को दिखाने की कोशिश किया है। ये टोटल किसका था? एक प्रकार दुनिया का मानचित्र का एक हिस्सा था। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब देखो इसको थोड़ा ये सब याद रखने वाला चीज़ होता है। ये वाला चीज़ याद रखने के लिए है। देखो स्पेन, यहाँ से देखो, स्पेन में जन्मे अल इद्रिसी कहाँ जन्मे थे? स्पेन में जन्मे थे। स्पेन में जन्मे अल इद्रिसी 1100 से लेके 1165 एक महान भूगोलवेत्ता, वो लेखक थे। महान भूगोलवेत्ता मतलब जो जियोग्राफी में काफ़ी अच्छा अपना असर छोड़ के जाता है, उसे तो हम लोग महान कहेंगे। उन्होंने सिर्फ ऐतिहासिक वो कीमती जानकारी दी, बल्कि पृथ्वी के कई हिस्से के नक्शे दिए, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेत्ता ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किए। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा भी उनके नक्शे से प्रभावित थे। तो देखो क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा तो हम लोग पहचानते हैं। वास्को डी गामा कौन थे? भारत का आविष्कार कौन किया? बोला जाता है एक आविष्कार नहीं, मतलब भारत का पता कौन लगाया? वास्को डी गामा ही नहीं लगाया, कौन लगाया? अब देखो ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। जब कई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों एवं लेखों का अध्ययन करता है, तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, मतलब प्राचीन जो दस्तावेज है, नक्शों, जो नक्शा वगैरह है, और लेखों का अध्ययन करता है, कुछ लेख वगैरह का अध्ययन करता है, तो उसके लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके लिए क्या है? उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, कारण कि समय के साथ इनमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा का अंग हुआ करता था। सूचनाओं के संदर्भ में बदलाव क्रम में
भाषा और अर्थ में भी बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल में फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी दिखाई देती है। तो देखो क्या है कि एक चीज़ समझने का कोशिश करते हैं हम लोग एक चीज़ समझने का कोशिश करते हैं कि देखो इतिहास में काफ़ी चेंजेस आते हैं कि नहीं। हम लोग जो प्राचीन दस्तावेज रखते हैं क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, मेल तो जरूर खाता होगा। लेकिन अब अगर मैं मान के चलो, अशोक के समय में एक जगह का नाम था कलिंग, महाराज अशोक के समय में एक जगह का नाम था कलिंग। अब महाराज अशोक मान के चलो 2021 में आ गए हम लोग के टाइम में। अब वो कलिंग ढूंढेगा, मैं जहाँ पर विजय प्राप्त किया था कलिंग, वो कलिंग कहाँ है? तो वो उड़ीसा जाएगा। अब उड़ीसा में एक क्षेत्र हो सकता है, वह क्या है, एक क्षेत्र का नाम कलिंग हो सकता है, आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन उड़ीसा का क्षेत्र का ही कलिंग के रूप में माना जाता है। तो अब क्या है कि ये जो है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र का नाम प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था ना शायद, हाँ। तो इस तरह से क्या होता है, नाम में भी परिवर्तन होने से क्या होता है, काफ़ी सारा मतलब बहुत सारे दस्तावेज में चेंजेस आते हैं। हम लोग का जो अभी हिंदी भाषा है, क्या पहले ऐसा ही हिंदी भाषा था? नहीं था। देखो संस्कृत का रूप चेंज होते 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 ये हिंदी भाषा आ गया है। जैसे पहले सूर्य बोला जाता है, अभी भी सूर्य बोला जाता है, लेकिन इसका एक नया रूप सूरज भी आ चुका है कि नहीं। अब इसी प्रकार क्या तत्सम तद्भव आप लोग हिंदी में पढ़े हो। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का रूप जो एकदम डायरेक्ट रॉ संस्कृत से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और तद्भव उसी का ही रूप है ना। जैसे हम लोग अभी बहुत सारे विदेशी भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग कुर्सी कम बोलते हैं, चेयर बोलते हैं, है कि नहीं। अब संस्कृत में उसका कुछ अलग सा कह सकता होगा। तो हम लोग जब हिंदी बोलते हैं उसमें काफ़ी सारा, अब हम लोग रेलवे स्टेशन बोलते हैं कि नहीं। लेकिन क्या रेलवे स्टेशन जो होता है, इसका एक जगह मुझे पता चला कि उसका हिंदी होता है लोहपत गामिन आवत जावत विश्राम स्थल। अब कोई रेलवे स्टेशन को इस तरह से बोलेगा, प्रोनाउंस करेगा, कहाँ जा रहे हो? मैं लोहपत गामिन आवत जावत विश्राम स्थल जा रहा हूँ। तो बोलेगा तो ये पागल हो चुका है, इससे बातें मत करो। तो ये अब क्या है कि इस तरह से क्या है कि समय के साथ काफ़ी भाषा में भी चेंजेस होता है जो यहाँ पर कहा गए हैं। अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। आज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र के लिए किया था। आज जो हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, पूरे भारत को हिंदुस्तान के कसम या हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर उड़ीसा नहीं आता है? क्या हिंदुस्तान का तमिलनाडु नहीं आता, केरल नहीं आता, कर्नाटक नहीं आता? सब क्षेत्र आ जाता है, आता है कि नहीं? तो पूरा हिंदुस्तान मतलब पूरा भारत। लेकिन पहले हिंदुस्तान का मतलब ऐसा नहीं था, पहले हिंदुस्तान का मतलब कुछ अलग था। देखो क्या था। तो देखो मिनाज और सिराज आज का हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। लेकिन 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार, ध्यान से देखना, इस क्षेत्र का हम लोग बोल रहे हैं, ये देख रहे हो इसको, ये यहाँ पर देखो मिनाज ए सिराज दिख रहा है। ये देखो मिनाज ए सिराज दिख रहा है। तो शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, किसके लिए? पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र के लिए किया करते। तो किस किस के लिए? पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए करते थे। अगर
साउथ के लोगों को अगर तब बोला जाता आप कहाँ के निवासी हो, अगर बोला जाता हिंदुस्तान, तो वो लोग शायद पता भी नहीं चाहते हिंदुस्तान ये कहाँ का जगह है। लेकिन क्या अभी कोई साउथ के लोग बोलेगा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? बोलेगा हाँ हूँ। ये सभी क्षेत्र दिल्ली सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र थे। तो उस वक्त जो दिल्ली में जो राजा थे, दिल्ली में सुल्तान मतलब क्या, मुस्लिम लोगों का शासक था, मुस्लिम शासकों का शासक था। तो कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान शब्द ध्यान से देखना, इस क्षेत्र में देखो, हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत समझ में आ गया। 16वीं शताब्दी में बाबर ने, अब देखो ये मानचित्र है, तो ये जस्ट वेट क्या काम से, तो बाबर ने क्या किया, इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन, इससे पहले 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द वर्तमान के राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े थे। तो एक सी बात समझ लो, इसको मैं बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया था। ठीक है, तो देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जैसे पंजाब, हरियाणा, गंगा के कुछ क्षेत्र के लिए किया गया था। फिर बाद में क्या किया, ये मिन्हाज और सिराज ने किया था। ठीक है, फिर क्या किया, और वो उस वक्त क्या दिल्ली के सल्तनत के अंडर का क्षेत्र था, क्योंकि वो लोग थोड़ा क्या थे, वो अरेबिक थे, तो वो लोग फारसी भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदुस्तान जाफर इस टाइप का देखो भाषा वो लोग बोलते थे। हाँ तुमको ये अलग टाइप का उसका एक फौ टाइप का उच्चारण होता है। तो अब क्या है, देखना टीवी सीरियल्स में भी इस तरह के सीरियल्स में भी आता है, उन लोग का भाषा एक अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो मतलब भाषा अलग टाइप का नहीं, मतलब उसका हिंदी में एक अलग सा ये है, मतलब जो उर्दू का जो होता है ना वो सब। अब देखो क्या है कि बाद में क्या हुआ, बाद में जब उस वक्त क्या बाबर थोड़ा बड़ा राजा बन चुका था, उसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया था, तो उसने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्या कर दिया, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र मतलब भारत के मान के पहाड़ पर्वत पशु पक्षी, इसके लिए ये हिंदुस्तानी पक्षी है, ये हिंदुस्तानी पहाड़ यह है, ये हिंदुस्तानी ये है साड़ी है। तो इस तरह से भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए कर दिया। तो देखो जैसे अभी आज का प्रधानमंत्री या बहुत कोई फेमस आदमी, मान के चलो सचिन तेंदुलकर के जैसा फेमस, या कोई थोड़ा भारत में और भी बहुत फेमस है, साउथ में भी बहुत सारे फेमस है, तो वो लोग अगर कोई भी चीज़ कह देता है तो लोग उसी भाषा को रिपीट करते रहते हैं, है ना। तो मान के चलो प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया इस वक्त, तो वो क्या होता है, उसी शब्द को लोग दोहराते रहते हैं। तो बाबर ने कह दिया, इस तरह से क्या हुआ, लेकिन दक्षिण भारत का क्षेत्र तभी भी क्या इस्तेमाल, मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र को हिंदुस्तान में नहीं जोड़ा जाता था, मतलब हिंदुस्तान भारत में जोड़ा जाता था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द के लिए उस क्षेत्र को नहीं जोड़ा जाता था। ठीक है, अब इस तरह से हिंदुस्तान शब्द का डिवाइडेशन हुआ था। फिर बाद में जाके धीरे धीरे अभी हिंदुस्तान संपूर्ण भारत के लिए होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।